सारे पिगमेंट बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमने बात की थी कि चार मेन पिगमेंट हैं। चार कौन कौन से हैं? पहले हमने बात की कि क्लोरोफिल है, जिसमें हमने पढ़ा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि कैरोटीनोइड्स हैं जी। तीसरे नंबर पे हमने बात की कि कैरोटीनोइड के अलावा हमारे पास एक साइटोक्रोम B6F नाम का पिगमेंट है, और चौथे नंबर पे जो F0F1 पार्टिकल है, जिसको आप ATM मशीन भी कहते हो या ATP सिंथेटेज भी कहते हो, कि वो भी एक पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये चार पिगमेंट जहाँ पे बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं जो होते हैं। तो आज हमने बात करनी है इन पिगमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर उस दिन हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे कहाँ पे हैं? थिलेक्वाइड के ऊपर है या फिर स्ट्रोमा के अंदर है। तो हमने आज इनकी लोकेशन पढ़नी है, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है, एक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या होता है? फोटोसिस्टम, जिसको पीएस भी लिखते हैं और जिसको फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम भी दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फोटोसिस्टम और फोटोसिंथेटिक यूनिट। और ये आगे दो तरह का होता है, दैट इज फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम बच्चे ये जो फर्स्ट टू पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड आते हैं, तो इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनोइड से बना हुआ एक मॉलिक्यूल, तीनों को अगर मैं मिक्स करके एक ही कंपाउंड बना लूं, एक ही मॉलिक्यूल बना लूं, दैट इज नोन एज फोटोसिस्टम। तो मींस फोटोसिस्टम क्या है? इन तीनों को मिला के जो है हमारे पास पैदा हो जाता है फोटोसिस्टम और फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्लियर होगी बात? व्हाट इज फोटोसिस्टम? तो मींस सपोज मेरे पास ये अपर लेयर है, दिस इज कैरोटीनोइड, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? कैरोटीनोइड की होती है। सबसे जो अपर लेयर होती है फोटोसिस्टम के अंदर, दैट इज कैरोटीनोइड। तो एक कैरोटीनोइड का मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है मेरे पास, जो सेकेंड लेयर है, दैट इज क्लोरोफिल बी। फिर आ जाती है हमारे पास क्लोरोफिल बी। उसके बाद जो तीसरी लेयर आ जाती है, दैट इज क्लोरोफिल ए। और फिर एक सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए का। तो ये स्ट्रक्चर है एक फोटोसिंथेटिक यूनिट की, जिसको आप फोटोसिस्टम भी कहते हो। तो है इसमें क्या? कुछ भी नहीं है, क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड तो हैं। तीन लेयर होंगी, जिसमें से अपर लेयर कैरोटीनोइड की है, दूसरी लेयर क्लोरोफिल बी की है, तीसरी लेयर क्लोरोफिल ए की है, और सेंटर में एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। दिस इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। ये जो अपर पार्ट है, ये जो तीन लेयर हैं, इसको कहते हैं LHC और एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स, LHC और एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिंपल वाला सिंगल मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। मींस जो आपके पास फोटोसिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक है LHC, दूसरा है रिएक्शन सेंटर। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज फोटोसिस्टम या व्हाट इज फोटोसिंथेटिक यूनिट, तो आप बोलोगे इट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनोइड्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज LHC? LHC का क्या मतलब है? लाइट, जो लाइट को हार्वेस्ट करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये हार्वेस्टिंग है।
तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो लाइट को कैप्चर करता है, तो इसलिए हम इसको एंटीना कहते हैं। एंटीना का क्या काम होता है? आपका डिश का एंटीना होता है, आपके घर में डीटीएच लगी होगी, उसका एक एंटीना होता है, उसका काम क्या है कि सिग्नल को रिसीव करना। और जहां पे इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है कि लाइट को क्या करना है जी, आपने कैप्चर करना है। So that is why it is known as light harvesting complex and antenna complex. So what is photosystem? It is made up of two parts. One is light harvesting complex, other one is photosystem. What is light harvesting complex? It consists of three different kind of molecules. The upper layer is carotenoid, second layer is chlorophyll B, and innermost layer is chlorophyll A. And what is reaction center? Reaction center में हमेशा याद रखना सिंगल मॉलिक्यूल है। क्या है जी? सिंगल मॉलिक्यूल। किसका? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो रिएक्शन सेंटर जो है इसके पास एक ही मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का। तो इसलिए हम क्लोरोफिल ए जो है बच्चे को मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए हम क्लोरोफिल ए को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। और जो बाकी हैं कैरोटीनोइड, क्लोरोफिल बी, उनको हम हेल्पिंग पिगमेंट कहते हैं, उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस में दो मेन पिगमेंट हैं। एक मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, और जो बाकी मॉलिक्यूल हैं चाहे वो कैरोटीनोइड है चाहे वो क्लोरोफिल बी है, वो सारे के सारे क्या हैं जी, वो एक्सेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यहां तक क्लियर है जी? व्हाट इज फोटोसिस्टम? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ठीक है जी। फिर हमने बात की कि जो फोटो सिस्टम है वो दो तरह का है। जो फोटो सिस्टम है वो कितने टाइप का है जी? दो तरह का फोटो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप इसको फोटो सिस्टम कह लो, चाहे आप इसको फोटोसिंथेटिक यूनिट कह लो, ये दो तरह का है। एक है फोटो सिस्टम 2 और दूसरा है फोटो सिस्टम 1। अब उनमें क्या डिफरेंस है? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 की स्ट्रक्चर में बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है। फोटो सिस्टम 2 में भी सेम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, फोटो सिस्टम 1 में भी सेम होगा। फोटो सिस्टम 2 में भी रिएक्शन सेंटर होगा, फोटो सिस्टम 1 में भी रिएक्शन सेंटर है। तो फोटो सिस्टम, क्योंकि ये भी फोटो सिस्टम है वो भी फोटो सिस्टम है, तो स्ट्रक्चर इनके ऑलमोस्ट सेम है। फिर नाम दो अलग अलग क्यों है? फिर हमने इनको दो में क्यों बांट दिया, दो ग्रुप क्यों बना दिए? वजह क्या है? क्योंकि ये लाइट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की अब्सॉर्ब करते हैं। जो फोटो सिस्टम 2 है इसका जो रिएक्शन सेंटर है, यानी कि इसका जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 680 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करता है। यानी कि अगर यही फोटो सिस्टम 680 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसका जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर से क्या मतलब है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। अगर आपका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल 680 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम 2। फिर तो ये सारा का सारा फोटो सिस्टम 2 है। अगर ये आपका पूरा का पूरा जो हमने बनाया फोटो सिस्टम या फोटोसिंथेटिक यूनिट, अगर ये 680 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रही है तो मतलब ये फोटो सिस्टम 2 की स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल 700 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा तो फिर मैं बोलूंगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम 1। अगर यही रिएक्शन सेंटर 700 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, फिर यही स्ट्रक्चर बन जाएगी फोटो सिस्टम 1 की। क्लियर होगी बात? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1? क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम हैं, दोनों की स्ट्रक्चर सारी सेम है, दोनों के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3 लेयर्स हैं, दोनों के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का है जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बट वो रिएक्शन सेंटर कितनी वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पे हम इनको अलग अलग दो फोटो सिस्टम में बांट देते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1।
अब ऐसा क्यों है, मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर तो सेम है, बट जो वेवलेंथ जो लाइट की एब्जॉर्ब करते हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो एसोसिएटेड है ना वो अलग हैं। फोटो सिस्टम 2 के पास अलग प्रोटीन है, फोटो सिस्टम 1 के पास अलग प्रोटीन है। स्ट्रक्चर सेम है बट इनके पास अलग अलग प्रोटीन होने की वजह से जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो अलग अलग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब क्या डिफरेंस है, जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, यानी कि जब अगर ये फोटो सिस्टम 2 है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है इसके पास होती है D1 एंड D2 प्रोटीन। तो यानी कि यहां पे D1, अगर इस रिएक्शन सेंटर के पास D1 D2 प्रोटीन होंगी तो ये लाइट अब्सॉर्ब करेंगी 680 वाली, तो फिर ये कौन सा फोटो सिस्टम होगा जी? ये होगा फोटो सिस्टम 2। लेकिन अगर इसी रिएक्शन सेंटर के पास ये वाली दो प्रोटीन हुई PSAA एंड PSAB, अगर ये वाली प्रोटीन हुई तो फिर ये अब्सॉर्ब करेंगी 680 वेवलेंथ की लाइट, तो फिर यही स्ट्रक्चर हो जाएगी, सॉरी उल्टा लिख दी, इस साइड 680 इस साइड 700, तो फिर यही हो जाएगी आपका फोटो सिस्टम 1। तो मींस रिएक्शन सेंटर के साथ प्रोटीन्स कौन सी लगी हुई हैं उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये फोटो सिस्टम 2 है या फोटो सिस्टम 1 है। अगर तो सारी स्ट्रक्चर सेम हुई तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सपोज दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और अगर वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल उसके पास D1 एंड D2 नाम की प्रोटीन हुई और वो 680 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगा, फिर हम बोलेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम 2, बात ही खत्म होगी। और अगर आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कैरोटीनॉइड, दिस इज क्लोरोफिल बी, दिस इज क्लोरोफिल ए, एंड जो रिएक्शन सेंटर है अगर उसका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल 700 वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है और उसके बाद जो दो प्रोटीन हैं वो ये वाली हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज फोटो सिस्टम 1। तो दोनों की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, चाहे फोटो सिस्टम 2 चाहे फोटो सिस्टम 1, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पे भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पे भी रिएक्शन सेंटर है, जहां पे भी रिएक्शन सेंटर है। तो सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि व्हाट इज फोटो सिस्टम, क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इस एमएसटी में भी आपको आएगा क्वेश्चन। डेफिनेशन आती है इसकी, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक यूनिट, कितने टाइप का है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही मेन रोल प्ले करने वाला है आगे एटीपी प्रोडक्शन के अंदर। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी को? अब आ जाएगी इनकी लोकेशन के ऊपर। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास 4 मेन पिगमेंट हो गए। अब मेरे पास 4 मेन पिगमेंट हैं, 4 में से वो कौन कौन से 4 हैं? अब मैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड को नहीं लिखने वाला। एक है फोटो सिस्टम 2, दूसरा है फोटो सिस्टम 1, तीसरा है साइटोक्रोम B6F और चौथा है F0F1 पार्टिकल। यही 4 रहेगा ना मेरे पास। अब बोलो ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड कहां गई? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 किससे बने हैं, किस चीज से बने हुए हैं? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड से तो बने हुए हैं। तो मैंने उन 4 की जगह पे इन 2 का नाम जो है, उन 2 की जगह पे इन 2 को रिप्लेस कर दिया है। तो अब आपके पास ये 4 मेन पिगमेंट हैं जो हमारी
लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की, जो उसमें रोल प्ले करने वाले हैं। तो यही मेन पिगमेंट है। अब इनकी लोकेशन क्या है? अब इनके जो मेन 4 पिगमेंट हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये प्रेजेंट कहां पे हैं? तो ये तो मुझे क्लियर है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, कि ये जो हमारी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेली है, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो, वहां पे हैं। फिर वहां पे तो 2 चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये एक इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल पड़े होते हैं, उनको हम थिलेकोइड्स कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ थिलेकोइड सिंगल भी होते हैं, बाकी सारा स्ट्रोमा है। सो दिस इज थिलेकोइड, ये थिलेकोइड है, और ये थिलेकोइड का ल्यूमन है। दिस इज ल्यूमन ऑफ थिलेकोइड, दिस इज स्ट्रोमा थिलेकोइड, क्योंकि ये अकेला है, स्ट्रोमा के अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सारा स्ट्रोमा है, हमने उस दिन स्ट्रक्चर बनाई थी। ये जो ग्रुप में है थिलेकोइड, दिस वन इज ग्रेना थिलेकोइड, इसको हम ग्रेना थिलेकोइड कहते हैं। अब इसकी 2 मेम्ब्रेन पड़ी थी हमने उस दिन, एक अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, एक नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, जो दबी हुई हैं, दीज आर अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थिलेकोइड। और ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, या जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थिलेकोइड। ये जो नीचे वाली आप देख रहे हो, ये भी नॉन अप्रेस्ड है। दिस इज ऑल्सो, ये बात तो उस दिन हमारी हो ही गई थी, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो? ये तो क्लियर ही है हमें कि थिलेकोइड ग्रुप में भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। और जहां पे ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी सारी की सारी, ये कौन सी है जी? अप्रेस्ड है या नॉन अप्रेस्ड है? दिस वन नॉन अप्रेस्ड, वेरी गुड। तो क्योंकि यहां पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो मेम्ब्रेन दबी हुई है, ये तो मॉलिक्यूल सिंगल है। जहां पे ग्रुप में होते हैं मॉलिक्यूल, वहां पे हमें 2 तरह की मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। तो बात साहब ने अब ये बताना है कि ये 4 पिगमेंट, हमें ये तो क्लियर है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। क्लोरोप्लास्ट में कहां पे हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में थिलेकोइड के ऊपर होंगे, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्लोरोप्लास्ट में कहां है, स्ट्रोमा में है या थिलेकोइड में है। तो ये चारों पिगमेंट, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने उस दिन बात की थी लाइट रिएक्शन कहां पे होती है जी? लाइट रिएक्शन कहां पे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? बोलो बच्चे, लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? थिलेकोइड में होती है या स्ट्रोमा में? थिलेकोइड। तो लाइट रिएक्शन होती है यहां पे, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन है वो जहां पे होनी है, चाहे वो थिलेकोइड के ल्यूमन में होनी है, मींस चाहे वो स्ट्रोमा थिलेकोइड का ल्यूमन है, चाहे वो ग्रेना थिलेकोइड का ल्यूमन है। तो अगर लाइट रिएक्शन जहां पे होनी है, तो ये चारों पिगमेंट भी आपको थिलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, वहीं पे नजर आएंगे। ठीक है जी। बस अब आपने ये बताना है कि कौन सा अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे है। 4 पिगमेंट है, 4 में से 2 अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे होते हैं, 2 नॉन अप्रेस्ड पे होते हैं। कौन सा अप्रेस्ड पे है, कौन सा नॉन अप्रेस्ड पे? तो बच्चे, ये जो आपके पास फोटो सिस्टम 1 है, ऐसा करो, इनको ऐसे लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यही 4 मेन पिगमेंट है। इनमें से ये जो 2 हैं, दे आर फाउंड ओनली ऑन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। यानी कि जो फोटो सिस्टम 1 है एंड फोटो सिस्टम जो F0F1 पार्टिकल है, वो कहां पे मिलेंगे जी? सिर्फ नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे। और जो बाकी 2 हैं,
ये मिलते हैं बोथ मेम्ब्रेन के ऊपर, चाहे वो अप्रेस्ड है चाहे वो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, दोनों पे मिलेंगे। क्लियर है सबको? तो लोकेशन क्या है, तो मैं बना देता हूं लोकेशन क्या है। सो दिस इज दी नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो जो फोटो सिस्टम 2 है इनका इस ये सीक्वेंस होता है। अगर मैं सीक्वेंस वाइज बताऊं तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 है। देखो फोटो सिस्टम 2 तो कहीं भी हो सकता है बच्चे, फोटो सिस्टम 2 यहां पे भी हो सकता है, फोटो सिस्टम 2 यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 तो सभी जगह प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट ऑन बोथ मेम्ब्रेन, चाहे वो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है चाहे वो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है। क्लियर है? और ये भी सभी जगह प्रेजेंट है। जो साइटोक्रोम B6F है, साइटोक्रोम B6F फिर जहां पे हो सकता है कि नहीं, साइटोक्रोम B6F यहां पे होता है क्योंकि ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अप्रेस्ड मेम्ब्रेन भी हो सकता है, नॉन अप्रेस्ड में भी हो सकता है। तो दिस इज नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, तो जहां पे प्रेजेंट है। तो साइटोक्रोम B6F जो है वो आपको जहां भी मिल सकता है। साइटोक्रोम B6F आपको जहां भी मिल सकता है, साइटोक्रोम B6F आपको जहां भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो दो पिगमेंट हैं ये तो कहीं भी हो सकते हैं। अब बचे ये दो, तो लोकेशन क्या है अब आपके सामने है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, फिर साइटोक्रोम B6F प्रेजेंट होता है, फिर फोटो सिस्टम 1 कहां हो सकता है। जहां तो फोटो सिस्टम 1 देखो इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो जहां तो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऊपर वाली है ये वाली, तो जहां तो फोटो सिस्टम 1 जहां पे होगा, जहां फिर फोटो सिस्टम 1 इस पे होगा, नीचे बीच में नहीं हो सकता फोटो सिस्टम 1। तो इसलिए फोटो सिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट होता है जहां पे, जहां पे वो प्रेजेंट होगा नीचे, बीच में कहीं नहीं हो सकता। सेम ये है, सेम ये वाला है, तो ये भी तो नॉन अप्रेस्ड भी है। तो लास्ट में आता है F0 F1। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, देखो बीच वाली मेम्ब्रेन पे तो दो ही होंगे, सारे तो होंगे नहीं। सारे कहां पे होंगे, जहां तो बिल्कुल ऊपर वाली मेम्ब्रेन पे, जहां बिल्कुल नीचे वाली पे। तो चारों पिगमेंट आपको एक साथ कहां मिलने वाले हैं, नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे। तो ये भी तो नॉन अप्रेस्ड है, जहां भी हो सकते हैं। फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F, फोटो सिस्टम 1, F0 F1 पार्टिकल। तो जहां भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो जहां तो ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। तो लेकिन जब भी ये चारों मॉलिक्यूल एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उनका सीक्वेंस क्या है वो आपने याद रखना है। वो सीक्वेंस है फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर F0 F1 पार्टिकल। क्लियर है बात सबको? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ठीक है जी। तो मींस अब हमने बच्चे जो पिगमेंट वाला टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे पिगमेंट हैं, तो हमने बताया कि चार मेन पिगमेंट हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F, F0 F1 पार्टिकल। अब आपको उनकी लोकेशन भी पता है कि जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हैं, थिलेकोइड के ऊपर हैं, फिर थिलेकोइड की कौन सी मेम्ब्रेन पे हैं, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे हैं या नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे हैं। तो आपने बोला जी दो जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, और जो बाकी दो हैं ये जो फोटो सिस्टम 1 और F0 F1 पार्टिकल है, दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो जहां तो ऊपर मिलेंगे ग्रेना के अंदर या नीचे, लेकिन अगर वो स्ट्रोमा थिलेकोइड हुआ तो वहां पे तो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं जी लाइट रिएक्शन की तरफ। अब हमें पिगमेंट पता चल गए, हमें अब उनका रोल पढ़ना है कि फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, साइटोक्रोम B6F क्या रोल प्ले करेगा एटीपी प्रोडक्शन में, और फिर एटीएम मशीन पैसा कैसे निकालेगी, जो F0 F1 पार्टिकल है वो एटीपी कैसे पैदा करेगा। तो इन तीनों के एफर्ट की वजह से इसको एटीपी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसी को तो हम लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी।
क्लियर है सबको? तो लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे छोटे और टॉपिक हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। सपोज हम लाइट रिएक्शन ही पढ़ेंगे। हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन हैं, एक है जी लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन का काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो लाइट रिएक्शन का काम क्या है? एटीपी एंड NADPH फॉर्मेशन। तो लाइट रिएक्शन का काम है NADPH बनाना और एटीपी बनाना। तो क्योंकि पहले अगर आप खाना बनाना चाहते हो तो पहले पैसा बनाना पड़ेगा ना आपको, फिर ही खाना आएगा। डार्क रिएक्शन में हम खाना बनाएंगे, लेकिन लाइट रिएक्शन में हम पैसा बनाएंगे, पैसा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। और एक रिएक्शन चलती है जहां पे एक, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज कॉल्ड ETC। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, फिर ही जाके एटीपी बनेगी, फिर ही जाके NADPH बनेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आपको इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे नोट लिखो जी, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ETC चलती है उस पे नोट लिखो, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसी का दूसरा नाम है Z स्कीम, इसी का दूसरा नाम है Z। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है Z। क्यों बोलते हैं Z स्कीम? जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो एक Z लेटर बन जाएगा, इंग्लिश के अल्फाबेट से वो रिजेंबल करता है, इसलिए उसको Z स्कीम भी कहते हैं। तो इस पे भी नोट आ जाता है, राइट ए नोट ऑन Z स्कीम। तो मतलब ETC की ही बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ही बात हो रही है, घबरा नहीं आना आपने। इसी का नाम है, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आप फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम भी देते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आती है आपको, व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन? फोटो मींस, ये जो फोटो लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब है लाइट, और फॉस्फोराइलेशन मीन का क्या मतलब होता है कि जो एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी बनाया जाए। फॉस्फोराइलेशन मींस एडीपी की फॉस्फोराइलेशन होगी और एटीपी पैदा हो गया, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन काम क्या है? एटीपी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी के बनने को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, दैट इज बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दो वर्ड हैं, फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, और फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चाहे आपको नोट आ जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, चाहे आपको नोट आ जाए Z स्कीम पे, चाहे आपको नोट आ जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर, आप सेम ही बात को करोगे। फोटोफॉस्फोरेशन हम दो तरह की पढ़ेंगे इसके अंदर, दो तरह की फोटोफॉस्फोरेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि साइक्लिक कैसे चलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कैसे चलती है। तो ये वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसका ब्रीफ बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कैसे चलती है, और इसमें लाइट जो है कौन सी लाइट रोल प्ले करती है। तो पहले मुझे ये बताइए, फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होती है? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस कौन सी? सन से तो बहुत लाइट आती है ना, बहुत तरह की लाइट आती है बच्चे, एक्सरे है, गामा रे है, यूवी लाइट है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, कॉस्मिक रेज है। कौन सी लाइट में होती है फोटोसिंथेसिस बताइए? विजिबल लाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस है बच्चे, वो कौन सी लाइट में होती है? विजिबल लाइट के अंदर।
और इसकी वेवलेंथ पता है किसी बच्चे को? विजिबल लाइट कौन से स्पेक्ट्रम में आती है, कौन सी वेवलेंथ में आती है? हाँ जी, 400 टू 680 वेवलेंथ के बीच जो लाइट आती है, तो उस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं, और इसी लाइट के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। लेकिन विजिबल लाइट में तो आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। विजिबल लाइट में भी तो आगे 7 कलर होते हैं, जिसको आप कहते हो विब गयोर। तो विजिबल लाइट में भी आगे 7 कलर हैं, 7 अलग अलग वेवलेंथ हैं। 400 से शुरू होता है जी, और 680 जो है आपका रेड रीजन। तो 680 की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको रेड लाइट कहा जाता है। तो 400 से विजिबल वेवलेंथ जो है वो शुरू होता है स्पेक्ट्रम, और 680 पे जाके विजिबल खत्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है वो आ जाता है। तो मुझे पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए वो कौन सी चाहिए? वो चाहिए विजिबल लाइट। फिर विजिबल में तो 7 कलर हैं, कौन से कलर में ज्यादा लाइट जो है फोटोसिंथेसिस होगी? वायलेट के अंदर, इंडिगो के अंदर, ब्लू के अंदर, ग्रीन के अंदर, येलो के अंदर, ऑरेंज के अंदर, या रेड कलर के अंदर? तो जो फोटोसिंथेसिस है बच्चे, तो हमेशा याद रखना, एक तो ब्लू लाइट, दूसरा रेड लाइट। ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम एट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर, ब्लू कलर के अंदर, और रेड में ज्यादा होती है ब्लू के भी कंपैरेटिवली। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं और मैं विब गयोर के अंदर इस तरफ मैं ले लूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आरओपी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मैं कलर के अगेंस्ट प्लॉट करूं, तो मेरा ग्राफ क्या शो करेगा मुझे? तो एक इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? इस ग्राफ से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इज मैक्सिमम एट ब्लू एंड जो रेड रीजन है। तो ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, और सबसे कम कहां पे है जी? सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? ग्रीन लाइट में। तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम, क्योंकि ग्रीन लाइट बच्चों स्टोमेटा को बंद कर देती है। ग्रीन लाइट क्लोजेस स्टोमेटा, इसलिए ग्रीन लाइट में तो फोटोसिंथेसिस सबसे कम हो जाती है, बंद खत्म ही हो जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में। ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। तो इसी को हम बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया, दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो मतलब एक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होता है? जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा एक्टिव कहां पे होगी? तो एक्शन सबसे ज्यादा होता है ब्लू लाइट में एंड रेड लाइट के अंदर। जैसे ही आप रेड लाइट से ऊपर चले गए, देखो 400 से शुरू हुए 680 वेवलेंथ तक मैक्सिमम की, जैसे ही आप 700 की वेवलेंथ पे चले गए, जैसे ही आप 680 से आगे बढ़ गए, आपने ज्यादा वेवलेंथ की लाइट दे दी, तो फोटोसिंथेसिस एकदम से डिक्रीज कर जाती है। तो रेड रीजन के बाद फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाती है। वो एक अलग कंसेप्ट है जिसको हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जहां पे दो ग्राफ बनाने बड़े जरूरी हैं। पहले अगर मैं ये बनाऊं, सपोज जहां पे मैं देखूं इस साइड एब्जॉर्प्शन, बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, और इस तरफ मैं विब गयोर ले लूं, लाइट ले लूं। तो 400 से मैं शुरू हुआ, 680 पे हम खत्म हो गए। तो जब मैंने ये देखा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि मुझे पता है फोटोसिंथेसिस कौन करवा रहा है? क्लोरोफिल करवा रही है, क्योंकि लाइट तो क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब करनी है, और जो लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करेगी फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे ज्यादा होगी। तो जब सेम ग्राफ बन के आएगा मेरे पास, ये जो आपने अभी ग्राफ देखा है, सेम ग्राफ जो है आपके पास बच्चों वो बनेगा। दोनों ग्राफ सेम नजर आते हैं। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
यानी कि मैं ये देखना चाहता था कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब करती है। मेरे पास तो 7th रंग की लाइट है, क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्शन भी उसी लाइट पे ज्यादा होगा ना। तो पहले मैंने क्या किया, क्लोरोफिल की अब्जॉर्प्शन को चेक किया, तो मुझे पता चला कि जो क्लोरोफिल है वो ब्लू लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है और रेड लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है। और फिर मैंने जब अब्जॉर्प्शन मुझे पता चल गई, मुझे पता चल गया कि क्लोरोफिल जो है ब्लू लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है, रेड लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्शन चल रहा है, जो फोटोसिंथेसिस चल रही है, वो कौन सी लाइट में ज्यादा होगी, क्योंकि जो लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रही है उसी लाइट में फोटोसिंथेसिस भी तो ज्यादा होगी। तो क्लोरोफिल ने वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट कम अब्जॉर्ब की, तो फोटोसिंथेसिस भी वहां पे कम हो रही है। क्लोरोफिल ने जो लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब की, देखो क्लोरोफिल ने बी लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब की, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब की, तो फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे ज्यादा चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इन पे भी क्वेश्चन आता है एक एक दो दो नंबर में, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। बड़ा ही सिंपल है, जो लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रही है उसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल ने जो लाइट अब्जॉर्ब की तो फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे ज्यादा शो करेगी। वो क्लोरोफिल ही तो मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, और जो लाइट क्लोरोफिल ने ज्यादा अब्जॉर्ब कर ली तो एक्शन भी उसी लाइट में ज्यादा होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लोरोफिल ब्लू और रेड लाइट अब्जॉर्ब कर रही है जी और फोटोसिंथेसिस जो है वो येलो और ऑरेंज में मैक्सिमम शो हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं पॉसिबल। तो जो लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रही है उसी लाइट के ऊपर एक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड एक्शन। डिफरेंस क्या है, अगर आप अब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल को प्लॉट कर लोगे विजिबल लाइट के ऑपोजिट, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो ग्राफ आएगा, वो किसका होगा कि क्लोरोफिल अब्जॉर्प्शन का होगा। और अगर आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट प्लॉट कर लोगे तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो किसका होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का होगा, कि फोटोसिंथेसिस कहां पे ज्यादा हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे टुडेस लेक्चर के लिए कि पिगमेंट से फोटो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, और साथ में अब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, और विजिबल लाइट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस चलती है वो कौन से रीजन में मैक्सिमम होती है, कौन से रीजन में मिनिमम होती है। तो ग्रीन लाइट में सबसे कम होती है क्योंकि जो स्टोमेटा बंद कर देती है। ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नजर आती है, सबसे ज्यादा नजर आती है रेड लाइट के अंदर। तो रेड लाइट में देखो फोटोसिंथेसिस कहां पे चली जाती है, ब्लू लाइट में भी ठीक है फोटोसिंथेसिस काफी हद तक ठीक होती है, लेकिन रेड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। काफी लंबा टॉपिक है, एक लेक्चर के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो एक ही चैप्टर, एक ही लेक्चर का काम है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या है, फोटोफॉस्फोरेशन भी कहते हैं उसको, जेड स्ट्रीम भी कहते हैं। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, है किसी को कोई डाउट?